को 22-23 दिन हो चुके हैं आज। इस बीच अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई और अब तक इन युद्ध के हालातों में 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच देखिए, दुनिया के 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की भी अपील की है। इन देशों में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया समेत ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देश अब मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा कर रहे हैं और ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। होर्मुज रूट को खोलने की भी अपील की है ताकि दुनिया भर में जो तेल गैस का क्राइसिस चल रहा वो खत्म हो सके। लेकिन ये युद्ध अभी रुकने के मोड़ पर दिख नहीं रहा क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान हमले के 22वें दिन ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भयंकर हमला किया। इस जंग में दूसरी बार इस प्लांट को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इस हमले में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु सेंटर है, तो इस पर हमले की वजह से रेडिएशन लीक हो सकता है और अगर यहाँ से रेडिएशन आसपास के इलाकों में फैलता तो हजारों लाखों लोग रेडिएशन की वजह से मारे जा सकते हैं। तो ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले को लेकर ईरान ने अब IAEA को भी जानकारी दी। रूस बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने इस हमले की भी निंदा की है क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और यहीं पर यूरेनियम वगैरह स्टोर्ड है। इजराइल अमेरिका पहले भी इस परमाणु प्लांट पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो इस हमले की पुष्टि को लेकर भी इजराइल का कहना है कि हमें नहीं पता ये हमला किसने किया। देखिए जरा। हालांकि इन हमलों के बीच भारत के लिए एक अच्छी राहत भरी रिपोर्ट आ रही है कि ईरानी नेवी ने खुद एक LPG लदा भारतीय जहाज होर्मुज रूट से पार करवाया और दावा किया जा रहा है कि इस जहाज को हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद किए गए। हालांकि अभी भी 22 जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच देर रात इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में भी 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। G7 देशों का कहना कि ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने को हम तैयार हैं। IAEA बोला कि डिमोना हमले के बाद रेडिएशन सामान्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इधर बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों का हमला देखने को मिला। देर रात बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बना रहा है। हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री से फिर से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इलाके में चल रहे तनाव, युद्ध और उसके असर पर भी चर्चा की। और खबर है कि इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव पर भीषण मिसाइल हमला किया। 20 सेकंड में 8 को 22-23 दिन हो चुके हैं आज। इस बीच अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई और अब तक इन युद्ध के हालातों में 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच देखिए, दुनिया के 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की भी अपील की है। इन देशों में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया समेत ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देश अब मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा कर रहे हैं और ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। होर्मुज रूट को खोलने की भी अपील की है ताकि दुनिया भर में जो तेल गैस का क्राइसिस चल रहा वो खत्म हो सके। लेकिन ये युद्ध अभी रुकने के मोड़ पर दिख नहीं रहा क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान हमले के 22वें दिन ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भयंकर हमला किया। इस जंग में दूसरी बार इस प्लांट को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इस हमले में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु सेंटर है, तो इस पर हमले की वजह से रेडिएशन लीक हो सकता है और अगर यहाँ से रेडिएशन आसपास के इलाकों में फैलता तो हजारों लाखों लोग रेडिएशन की वजह से मारे जा सकते हैं। तो ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले को लेकर ईरान ने अब IAEA को भी जानकारी दी। रूस बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने इस हमले की भी निंदा की है क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और यहीं पर यूरेनियम वगैरह स्टोर्ड है। इजराइल अमेरिका पहले भी इस परमाणु प्लांट पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो इस हमले की पुष्टि को लेकर भी इजराइल का कहना है कि हमें नहीं पता ये हमला किसने किया। देखिए जरा। हालांकि इन हमलों के बीच भारत के लिए एक अच्छी राहत भरी रिपोर्ट आ रही है कि ईरानी नेवी ने खुद एक LPG लदा भारतीय जहाज होर्मुज रूट से पार करवाया और दावा किया जा रहा है कि इस जहाज को हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद किए गए। हालांकि अभी भी 22 जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच देर रात इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में भी 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। G7 देशों का कहना कि ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने को हम तैयार हैं। IAEA बोला कि डिमोना हमले के बाद रेडिएशन सामान्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इधर बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों का हमला देखने को मिला। देर रात बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बना रहा है। हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री से फिर से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इलाके में चल रहे तनाव, युद्ध और उसके असर पर भी चर्चा की। और खबर है कि इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव पर भीषण मिसाइल हमला किया। 20 सेकंड में 18 को 22-23 दिन हो चुके हैं आज। इस बीच अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई और अब तक इन युद्ध के हालातों में 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच देखिए, दुनिया के 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की भी अपील की है। इन देशों में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया समेत ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देश अब मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा कर रहे हैं और ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। होर्मुज रूट को खोलने की भी अपील की है ताकि दुनिया भर में जो तेल गैस का क्राइसिस चल रहा वो खत्म हो सके। लेकिन ये युद्ध अभी रुकने के मोड़ पर दिख नहीं रहा क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान हमले के 22वें दिन ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भयंकर हमला
हमला किया। इस जंग में दूसरी बार इस प्लांट को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इस हमले में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु सेंटर है, तो इस पर हमले की वजह से रेडिएशन लीक हो सकता है। और अगर यहाँ से रेडिएशन आसपास के इलाकों में फैलता तो हजारों लाखों लोग रेडिएशन की वजह से मारे जा सकते हैं। तो ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले को लेकर ईरान ने अब IAEA को भी जानकारी दी। रूस बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने इस हमले की भी निंदा की है, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और यहीं पर यूरेनियम वगैरह स्टोर्ड है। इजराइल अमेरिका पहले भी इस परमाणु प्लांट पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो इस हमले की पुष्टि को लेकर भी इजराइल का कहना है कि हमें नहीं पता ये हमला किसने किया। देखिए जरा। हालांकि इन हमलों के बीच भारत के लिए एक अच्छी राहत भरी रिपोर्ट आ रही है कि ईरानी नेवी ने खुद एक LPG लदा भारतीय जहाज हॉर्मुज रूट से पार करवाया और दावा किया जा रहा है कि इस जहाज को हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद किए गए। हालांकि अभी भी 22 जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच देर रात इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में भी 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। G7 देशों का कहना है कि ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने को हम तैयार हैं। IAEA बोला कि डिमोना हमले के बाद रेडिएशन सामान्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इधर बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों का हमला देखने को मिला। देर रात बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बना रहा है। हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री से फिर से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इलाके में चल रहे तनाव, युद्ध और उसके असर पर भी चर्चा की। और खबर है कि इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव पर भीषण मिसाइल हमला किया। 20 सेकंड में 18 को 22-23 दिन हो चुके हैं आज। इस बीच अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई और अब तक इन युद्ध के हालातों में 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच देखिए, दुनिया के 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की भी अपील की है। इन देशों में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया समेत ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देश अब मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा कर रहे हैं और ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। हॉर्मुज रूट को खोलने की भी अपील की है ताकि दुनिया भर में जो तेल गैस का क्राइसिस चल रहा है वो खत्म हो सके। लेकिन ये युद्ध अभी रुकने के मोड़ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान हमले के 22वें दिन ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भयंकर हमला किया। इस जंग में दूसरी बार इस प्लांट को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इस हमले में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु सेंटर है, तो इस पर हमले की वजह से रेडिएशन लीक हो सकता है। और अगर यहाँ से रेडिएशन आसपास के इलाकों में फैलता तो हजारों लाखों लोग रेडिएशन की वजह से मारे जा सकते हैं। तो ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले को लेकर ईरान ने अब IAEA को भी जानकारी दी। रूस बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने इस हमले की भी निंदा की है, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और यहीं पर यूरेनियम वगैरह स्टोर्ड है। इजराइल अमेरिका पहले भी इस परमाणु प्लांट पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो इस हमले की पुष्टि को लेकर भी इजराइल का कहना है कि हमें नहीं पता ये हमला किसने किया। देखिए जरा। हालांकि इन हमलों के बीच भारत के लिए एक अच्छी राहत भरी रिपोर्ट आ रही है कि ईरानी नेवी ने खुद एक LPG लदा भारतीय जहाज हॉर्मुज रूट से पार करवाया और दावा किया जा रहा है कि इस जहाज को हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद किए गए। हालांकि अभी भी 22 जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच देर रात इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में भी 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। G7 देशों का कहना है कि ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने को हम तैयार हैं। IAEA बोला कि डिमोना हमले के बाद रेडिएशन सामान्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इधर बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों का हमला देखने को मिला। देर रात बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बना रहा है। हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री से फिर से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इलाके में चल रहे तनाव, युद्ध और उसके असर पर भी चर्चा की। और खबर है कि इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव पर भीषण मिसाइल हमला किया। 20 सेकंड में 18 ईरान युद्ध में झुलस रहे। दुबई में विला और अपार्टमेंट की मांग घटी। 2 से 4 करोड़ तक की छूट मिल रही है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी दुबई की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग बाग इन हमलों के माहौल के सदस्य डॉक्टर सौम्य कांति घोष का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरानी राष्ट्रपति से फिर से फोन पर बातचीत की, ईद के त्योहार नवरोज की बधाई दी और शांति की अपील के साथ ही सख्त संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने बीते दिन ईद के मौके पर फोन लगाया ईरानी राष्ट्रपति को और ये बातचीत की है। और खबर है ईद के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि हम मुस्लिम देशों से युद्ध नहीं चाहते, IA बनाकर बदलेंगे मिडिल ईस्ट का नक्शा। IA का मतलब है इस्लामिक असेंबली बनानी चाहिए, ये कहना है ईरानी राष्ट्रपति का। इधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल हमारी सिर्फ 3 शर्तें मान लें। देखिए, ईरान ने 3 मुख्य शर्तों में पहली शर्त तो ये रखी कि युद्ध में जो भी हमें नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। दूसरा, ईरान के वैध अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाए। तीसरा, भविष्य में किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ हमें ठोस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी दी जाए। ये ईरान की 3 प्रमुख मांगे हैं इस युद्ध को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। ऐसा तो ईरान जंग के चलते LPG संकट
संकट के बीच अब पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका हमारे देश के कई राज्यों में। मैंने आपको कल ही लेटेस्ट रेट्स बताए थे। कई राज्यों में जो प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2-2.5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। उसके बाद लोगों में पैनिक भी देखने को मिला। बीते दिन पंजाब समेत कई राज्यों में रेट्स बढ़ने के बाद लोग बाग केन, पीपी, ड्रम वगैरह डिब्बों में पेट्रोल पंपों से तेल भरवाने लगे। और एलपीजी संकट के बीच सरकार ने आज ये बड़ा फैसला लिया है। होटल रेस्टोरेंट्स को 20% कमर्शियल एलपीजी का कोटा मिलेगा। राज्यों को ये एक्स्ट्रा सप्लाई दी जाएगी और इस 20% बढ़ोतरी के बाद टोटल एलपीजी आवंटन 50% तक बढ़ जाएगा। और एलपीजी क्राइसिस के बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है। लोकल सर्किल्स ने दावा किया कि 20% लोग अभी भी एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे हैं। उन्हें 4,000 रुपए तक ज्यादा देना पड़ रहा। 68% लोगों के घरों में समय पर नहीं पहुंच रही है एलपीजी गैस भी है। एलपीजी संकट के बीच कहीं न कहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी काफी ज्यादा बढ़ी है और इस सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके डेटा क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। और भी कई चीजों में महंगाई देखने को मिल रही है। को पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी है। और गैस किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर है। बिहार में भी पटना समेत कई जिलों में पीएनजी कनेक्शन का रास्ता साफ हो चुका। अब 24 घंटे में एनओसी मिल जाएगी पीएनजी कनेक्शन के लिए। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अब आज से ही राहत मिलेगी। राज्यों के लिए 50% कर दिया एलपीजी कोटा और प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी दिया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे राज्यों को आज 23 मार्च से ही 20% ज्यादा गैस मिलेगी, लेकिन इस 20% के बाद राज्यों को मिलने वाली जो कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी ऐसा। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर दिए जाए। इसको लेकर भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक सावधान करने वाली खबर भी बताता हूं। देखिए आप पैसे कट जाते हैं। यूपी मुरादाबाद में तो इस तरह का मामला भी देखने को मिला। एक व्यक्ति के साथ 35,000 रुपए की ठगी हो गई। क्योंकि लोगों में अभी पैनिक का माहौल है तो साइबर ठगियां के मौके का फायदा उठाते हैं और इस तरह के मैसेज भेजते हैं कि इस ऐप से सिलेंडर बुक करो तो आपको जल्दी मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो लोगों को पता नहीं चलता और अनऑफिशियल एप्स पर फिर आप पेमेंट करते हो तो इससे आपके बैंक खाते से पैसे भी कट जाते हैं। समझ रहे हो? ये पूरे घटना मामला आप देख सकते हैं। तो कभी भी कोई भी एपीके फाइल अननोन ऐप अपने फोन में डाउनलोड ना करें। अगर आप सिलेंडर ऑनलाइन बुक भी करते हो तो ऑफिशियल ऐप से ही बुक करें। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, सरकारी कार्यालयों के प्रीपेड मीटरों का अप्रैल महीने में करवाना होगा रिचार्ज। पीएसपीसीएल ने लागू की योजना। पंजाब में स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स वाले सरकारी कार्यालयों को यह नया आदेश जारी हुआ है। और भारत चीन के रिश्तों पर अच्छी खबर आ रही है। देखिए चाइना की एयरलाइंस कंपनी एयर चाइना ने चीन की राजधानी बीजिंग से भारत की राजधानी दिल्ली के बीच फिर से सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। चाइना बोला कि ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि भरोसे की वापसी है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बड़ी सौगात देखिए, श्रमिक बेटियों की शादी के लिए अब 85,000 रुपए यूपी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे विवाह के लिए। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों मजदूरों की बेटियों के लिए खुशखबरी है। आगामी 12 अप्रैल को अलीगढ़ में विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी होने जा रहा। ऐसे में योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें रखी गई हैं देख सकते हैं आप। 85,000 रुपए सीधे बैंक खाते में आएंगे और 15,000 रुपए सामूहिक विवाह के आयोजन वगैरह पर खर्च किए जाएंगे। तो इस तरह से गरीब परिवारों की बेट का कैफ ही लगेगा। नई योजना के मुताबिक ऋण गारंटी 10 साल बाद समाप्त हो जाएगी। पुरानी योजना में इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। तो एमएसएमई ऋण गारंटी योजना में केंद्र सरकार ने ये कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य है एमएसएमई को संयंत्र, मशीनी उपकरण खरीदने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो पाए। ऐसा वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिस जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए सोना चांदी के भाव पर में चांदी भी 28,000 रुपए टूट कर अभी चांदी का भाव 2,32,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, हमारे देश की जेलों में भीड़ भाड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जेल में कैदियों का ताजा डेटा भी मांगा है। प्रत्येक जेल की क्षमता, कैदियों की संख्या और भीड़ भाड़ का प्रतिशत और जेलों में महिलाओं और बच्चों के लिए सुविधाओं का विवरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मी जो आरोपियों के फोटो वीडियो ऑनलाइन अपलोड करते हैं किसी भी तरह के अपराध में, क्राइम में शामिल आरोपियों के, तो ये चिंताजनक है। ये निष्पक्ष सुनवाई के लिए भी खतरा है क्योंकि इससे आरोपी की इमेज खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल से शूट किए गए फोटो वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने के ट्रेंड पर कड़ी चिंता जताई और कहा कि इससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होती है। चलिए खबर देखिए, अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत के आरएसएस पर बैन लगाने की सिफारिश की गई। 275 पूर्व जज और अधिकारियों ने आलोचना की, बोले कि रिपोर्ट से दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश की जा रही है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट्स में ये बैन लगाने की बात कही गई है। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर राहुल गांधी का भी कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई का संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें और
और बढ़ा दी जाएगी ऐसा। और खबर है दिल्ली में समाचार एजेंसी UNI का दफ्तर सील किया गया, पुलिस पर कर्मचारियों के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगे हैं। वहीं दोस्तों बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा किए और यहाँ अपने संबोधन में रक्षा मंत्री बोले कि पहाड़ का पानी जवानी यहीं के काम आनी चाहिए। उत्तराखंड के CM साधारण नहीं धुरंधर हैं। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी रक्षा मंत्री को अजात शत्रु बताया। उनके इस दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें और मोमेंट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है और सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर 2.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग खर्च करेगी। अभी जो ईरान जंग चल रही, इस बीच भारत ने अपना नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी दुश्मन की सेना के बिना आमने सामने आए भी लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। सरकार अपनी सैन्य शक्ति को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए सबसे बेहतर रक्षा तकनीकों पर तेजी से काम कर रही है और इसके लिए भारत ने 56th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए है। और भारतीय UPI पर अच्छी खबर आ रही है। विदेश में UPI का विस्तार हुआ। भारत और भूटान के बीच जल्द ही शुरू होगी क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सेवा। वहीं खबर देखिए, नवरात्रि के मौके पर जम्मू माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रशासन ने कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा को स्थगित कर दिया है। बीते दिन एक ही दिन में 39,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। अब आज रविवार सुबह 4 बजे से वापस नए पंजीकरण शुरू होंगे ऐसा। और खबर है, अब प्रदूषण कम करने पर भी होगी कमाई। भारत में शुरू होने जा रहा कार्बन ट्रेडिंग का बाजार। जी हाँ, भारत अगले 4 महीनों के अंदर अंदर अपना घरेलू कार्बन मार्केट शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में भी घोषणा की है कि यह बाजार उत्सर्जन कम करने के लिए एक आर्थिक ढांचे के रूप में काम करेगा। देख सकते हैं आप क्या है ये कार्बन मार्केट और कैसे काम करेगा। इस कदम से 3 बड़े फायदे होंगे। आम आदमी और देश पर भी इसका उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और इस साल तो ये रिकॉर्ड 20 मार्च तक ही 1 अरब टन 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं देखिए, भारतीय दवाओं का भी वैश्विक डंका बजा। उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका हमारा देश भारत और दवा निर्यात मेडिसिन एक्सपोर्ट के मामले में भी 16 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान है। पॉलिसी रिफॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। सरकार का कहना है कि यह अभियान नागरिक देवो भव की सोच पर आधारित है, यानी टैक्स पेयर्स को सर्वोपरि माना जाएगा। अब टेक्नोलॉजी और AI के माध्यम से टैक्स प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 से ही ये नया इनकम टैक्स का से इस नए फीचर पर भी टेस्टिंग चल रही है। वहीं मेटा ने एक और बड़ा फैसला लिया है। क्वेस्ट हेडसेट पर बंद होगा होरिजन वर्ड्स, अब सिर्फ मोबाइल पर ही चले गए हैं। 15 जून से इसको डेस्कटॉप वर्जन के लिए बंद कर दिया जाएगा और अब आपको सिर्फ 5 सेकंड में मदद मिलेगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भी मेटा ने एक खास AI असिस्टेंट रोल आउट किया है। यह आपको सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी कई तरह की समस्याओं के लिए 24 आवर्स मदद देगा और 5 सेकंड से भी कम समय में ये AI चैटबॉट आपको रिस्पॉन्स कर देगा ऐसा। वहीं गूगल लैब्स ने भी कमाल कर दिखाया। बिना कोडिंग के अब आप मोबाइल ऐप बना पाएंगे, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूजिक कंपोज कर पाएंगे। गूगल लैब्स ने कई तरह के इनोवेटिव AI टूल्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोड्यूसर AI की मदद से आप म्यूजिक बना सकते हैं। गूगल फ्लो बिना कैमरे के सिनेमैटिक सीन बनाने के लिए, AI वीडियो जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। टॉकिंग टूवर्ड्स इंडिया AI की मदद से घर बैठे ही भारत की ऐतिहासिक जगहों की शेयर कर सकते हैं गूगल स्ट्रीट व्यू और यहाँ एक AI गाइड का मिला जुला रूप आपको मिलता है। इसी तरह से फायरबेस स्टूडियो, लिटिल लैंग्वेज सेशन, मूविंग स्क्रिप्ट समेत गूगल ही चलने का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कुछ अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां। राजस्थान में जयपुर, सीकर समेत 9 जिलों में बारिश देखने को मिली है। ओले गिरने की वजह से ठंड बढ़ी, तापमान में 4 डिग्री तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक अब आज से ही राजस्थान में मौसम साफ हो जाएगा और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो एक बार फिर से गर्मी बढ़ने की आशंका जताई गई है। और इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, कांसी, लखनऊ समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। झांसी में एक बारूद फैक्ट्री पर बिजली गिरी, इस वजह से जोरदार धमाका हुआ, एक शख्स की तो मौत भी हो गई। बिहार में भी पूरे राज्य में बारिश चल रही है। आंधी और बिजली की वजह से 7 लोगों की मौतें हो गई, 10 लोग झुलस गए। राजधानी पटना में ओले गिरे, 5 शहरों में ठनका गिरने से यानी बिजली गिरने से आग लग गई। मक्का और गेहूं की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये देख सकते हैं आप किस तरह से पेड़ पौधों पर बिजली गिरी तो हरे पेड़ों पर भी आग लग जाती है, बिजली इतनी तीव्र होती है। और भारी ओलावृष्टि भी देखने को मिली बिहार के कई जिलों में। अच्छा, इधर देखिए मध्य प्रदेश में भी बादल छाए हुए हैं। पचमढ़ी में सबसे कम 25 डिग्री तापमान रहा। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में भी 30 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा बारिश की वजह से। हालांकि आज मध्य प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा, कहीं भी राज्य में आंधी बारिश ओले का अलर्ट नहीं है। और देखिए छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में शिमला मनाली जैसी बर्फबारी देखने को मिली। जसपुर में बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। रायगढ़ में एक जलाशय का गेट भी टूट गया। और हरियाणा में तो कोहरा सबसे ज्यादा देखने को मिला, इस वजह से 15 वाहन भिड़ गए, 10 लोग घायल हो गए। गुरुग्राम में धुंध से कई बिल्डिंग्स ढक गई, तापमान 10 डिग्री तक गिरा, कई ट्रेनें भी लेट हुई कोहरे की वजह से। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में कल तो मौसम ड्राई था, सुबह शाम ठंड बढ़ी, तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा, लेकिन आज से पंजाब चंडीगढ़ वगैरह इन राज्यों में फिर से बारिश के आसार रहेंगे। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, उत्तराखंड के 8 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम समेत चारों धाम बर्फ से ढके। और इधर हिमाचल में भी 3 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद थोड़ी धूप खिली है, लेकिन हिमाचल में भी बर्फबारी इतनी हो रही कि जनवरी जैसी सर्दी वापस महसूस होने लगी है। और मौसम विभाग का कहना है कि 26 मार्च के बाद फिर बादल बरसेंगे हिमाचल में। तो
बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं ज्यादातर मारा गया। देखिए आप, बड़ी ही दुखद घटना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बिजनेस और टेक से जुड़े अपडेट देखिए आप। ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी है, उसका प्लान है 2026 एंड तक अपने कर्मचारियों की संख्या लगभग दुगुनी करेगी कंपनी। अभी 4500 कर्मचारी हैं, उसको बढ़ाकर 8000 करने का प्लान है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के 8 शहरों में औद्योगिक और वेयर हाउसिंग स्टॉक आधा अरब वर्ग फुट के पार पहुंच चुका है। भारत के इंडस्ट्रियल स्टॉक पर यह रिपोर्ट है। वहीं हमारे देश की ग्रोथ पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि साल 2047 तक समृद्ध और धनवान देश बन जाएगा हमारा देश भारत। और ये रिपोर्ट कोई भारतीय कंपनी के द्वारा नहीं आ रही, बल्कि अमेरिका की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन एग्जामिनर की ये रिपोर्ट्स बताती हैं। वहीं क्रिप्टो मार्केट से खबर देखिए, $70,000 के स्तर पर अटकी हुई है। मार्केट से खबर देखिए, $70,000 के स्तर पर अटकी हुई है बिटकॉइन की रफ्तार। और ईटीएफ से भारी निकासी ने निवेशकों की टेंशन भी बढ़ाई। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा 6,338 करोड़ का टैक्स नोटिस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का कहना है कि एआई को न्यायपालिका को मजबूत करना चाहिए, ना कि उसकी जगह लेनी चाहिए। वहीं खबर है, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर एक्शन देखने को मिला। बीजेडी ने 6 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया उड़ीसा में। और जेके सीमेंट ने निम्बाहेड़ा में शुरू किया प्रोजेक्ट स्पर्श, जिसके तहत महिलाओं को मिलेगी मासिक धर्म स्वच्छता की ट्रेनिंग। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। दक्षिण कोरिया में कार पार्ट्स फैक्ट्री में आग लगने से 10 कर्मचारी जिंदा जल गए, 59 लोग घायल हो गए। डेजान शहर की यह घटना है। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल की लिफ्ट में फंसकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं यूपी मथुरा में कोहराम समझ गया। बीते दिन ईद के मौके पर फरसा वाले बाबा की हत्या से पूरा ब्रज भड़क गया। गोरक्षकों ने ईद पर दिल्ली आगरा हाईवे भी जाम किया। मथुरा में ये साधु की मौत पर हंगामा देखने को मिला। कई जगहों पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी। आरोप है कि गो तस्करों ने ट्रक से उनको कुचला। एक ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। मथुरा के साधु चंद्रशेखर सिंह, इन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, तो इनकी दुर्घटना के बाद ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने युद्ध रोकने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल अगर तुरंत अपनी आक्रामकता रोके तो हम भी फिर इस संघर्ष युद्ध को विराम देने का प्लान करेंगे ऐसा। वहीं देखिए, अमेरिकी संसद में उठी आवाज। 1971 में बांग्लादेश में हुए अत्याचार को नरसंहार के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। और बड़ी खबर देखिए, 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि अल अक्सा मस्जिद ईद के मौके पर बंद रही है। ईरान में बाजार सूने पड़े हैं। यूएई, कतर और कुवैत समेत कई मुस्लिम देशों में खुले मैदान में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई गई। इस बार दुनिया भर में जब ईद मनाई जा रही थी, तब मिडिल ईस्ट तनाव के चलते हैं ईद के त्योहार के मौके पर कई पाबंदियां देखने को मिली। और पिछले 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल के यरूशलेम में इस मस्जिद को भी नमाज के लिए बंद रखा गया, जबकि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जैसे हमारे 4 धाम होते हैं ना, वैसे ही। तो 1967 के बाद पहली बार अरब इजराइल युद्ध के बाद ये मस्जिद बंद रही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में युद्ध और तनाव का माहौल कितना